Today we will discuss, before the starting the today lecture, yesterday topic that is related to interconversion of flying wedge to fisher, fisher to flying wedge. In this lecture we will discuss and we will take many examples in which the interconversion to each other. There is a common example, and we will discuss how can we convert it in the flying to fisher. First of all, the bottom and the dash dash group, dash dash attached group or atom, take the vertical line and attached with the bottom of the vertical line. We will discuss about that. In which सर आपका पीठ yes सर नोट्स नहीं दिख रहे हैं। हाँ सर नोट्स हाँ, तो ये मैं पूछ रहा था कि आपसे दिख रहा है क्या, और दोबारा देख लेते हैं। एक सेकंड, नोट्स नहीं दिख रहे ना, चलो यस सर। एक मिनट, मुझे थोड़ा सा एंड करना पड़ेगा, एक बार एंड कर। आज क्या हुआ कि हमारे जो एक छोटी सी जो है बिल्ली का बच्चा है, वो बिल्ली का बच्चा 10 दिन से हमारे घर पे है। हम बात करते हैं तो आइसोमेरिज्म जो है वो लगभग कितने पार्ट के होंगे, हम उस चीज के बारे में बात करें तो आइसोमेरिज्म जो है दो भागों में बांटा, स्ट्रक्चरल और स्टीरियो। स्टीरियो में दो भागों में फिर बांटा था, एक कॉन्फ़िगरेशनल, एक कन्फर्मेशनल। हम बात कर रहे हैं कॉन्फ़िगरेशनल के बारे में। तो कॉन्फ़िगरेशनल जो आपके आइसोमर्स है, उस आइसोमर्स को किस प्रकार से पहचाने कि इसमें कॉन्फ़िगरेशन आइसोमर्स पाए जाते हैं, तो इसके लिए कुछ नोमेनक्लेचर्स दिए गए हैं, कुछ इस प्रकार के कुछ तरीके अपनाए गए हैं जो कि सार्वभौमिक रूप से, यूनिवर्सल रूप से अपनाए गए हैं। IUPAC के अकॉर्डिंग उसको अडॉप्ट किया गया है, और वो अडॉप्टेशन के बाद में एक प्रेजेंट किया गया है। उसमें बताया गया है कि कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं, कुछ ऐसे बड़े मॉलिक्यूल्स थे, उसके पहले उनके लिए दिया गया। तो बड़े मॉलिक्यूल कौन से होते हैं आप जानते हो, कार्बोहाइड्रेट और एमिनो एसिड्स जो होते हैं, और प्रोटीन्स जो होते हैं, ये हमारे जो बायोलॉजिकल जो कंपाउंड है उसके अंदर बड़े जो तादाद में पाए जाते हैं, और मैक्रो मॉलिक्यूल्स इसे कहा जाता है। इन मैक्रो मॉलिक्यूल्स के अंदर क्या होता है कि ज्यादा क्या होते हैं, H और OH पाए जाते हैं, ठीक है ना। क्या होते हैं, H और OH। जिस प्रकार से अपन टार्ट्रिक एसिड का एग्जांपल लिया था ना अभी, तो टार्ट्रिक एसिड के एग्जांपल के अंदर अपन ने देखा था कि H और OH के बारे में मैंने बात की थी, तो वो H और OH अपन ने देख लिया था। तो वो H और OH अपन ने बात की थी, तो अब पता चल गया था कि किस प्रकार से जो है वो चीज लेते हैं। तो उसके अंदर अपन ने इस चीज को देख लिया था कि जो H और OH पाए जाते हैं, तो उनके लिए एक नोमेनक्लेचर दिया गया, आपने पढ़ा होगा, क्या बोलते हैं उसको, कैपिटल D और कैपिटल L के रूप में। तो कैपिटल D और कैपिटल L के रूप में हम जब जानते हैं तो हमें क्या मिलता है कि डी ग्लूकोज। आपने पढ़ा होगा, हमेशा क्या पढ़ते हो आप लोग, कैपिटल D ग्लूकोज, यही पढ़ते हो ना। यस सर। तो कैपिटल D ग्लूकोज के ब्रैकेट में लिखा रहता है क्या, प्लस या फिर माइनस, है ना। अब प्लस और माइनस के बारे में अपन बात करें तो प्लस और माइनस अपन देखते हैं, तो प्लस और माइनस एक अलग चीज है और कैपिटल D अलग चीज है, ठीक है। तो इन दोनों में डिफरेंस कौन बताएगा। सब प्लस और माइनस जो है वो तो सब प्लस माइनस तो डेक्स्ट्रो रोटेटरी और लीवो रोटेटरी के लिए होता है। हाँ, एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन को बताता है। और कैपिटल D और कैपिटल L हम किसी के रिस्पेक्ट में बात करते हैं, रिलेटिव। जैसे ग्लिसरैल्डिहाइड की कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग हम कैपिटल D और कैपिटल L ग्लूकोज है वो बताते हैं। अच्छा, मतलब ये रिलेटिव और एब्सोल्यूट को डिफरेंशिएट करता है। ठीक है, वेरी गुड। अब जैसे कि अब स्क्रीन दिख रही है आपको? नो सर, नहीं दिख रही क्या, ये कैसे हो गया, दो बार करना पड़ता है। अब सामने आई? यस सर, यस सर। अब आगे सामने, अब सामने आ रही है स्क्रीन आपके? यस सर, यस सर। हाँ, तो अपन बात करें तो रिलेटिव और एब्सोल्यूट की।
तो इन्होंने बताया कि जो रिलेटिव है, रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन या रिलेटिव आइसोमर्स, जैसे डी और एल के बारे, कैपिटल डी और कैपिटल एल के बारे में बात करते हैं, ठीक है ना। तो एक चीज देखो, कैपिटल डी वर्सेस स्मॉल डी, कैपिटल डी वर्सेस स्मॉल डी, क्या चीज है सर? स्मॉल डी तो एक मिनट पीपीएल रुको, यानी मैं जिससे पूछूं बताया। हाँ मैं धीरज, कैपिटल डी और स्मॉल डी में क्या डिफरेंस है, कुछ ऐसा कुछ आपको आइडिया है इसके बारे में? हाँ सर, वो तो एक नेचर, एक तो नेचर को बताएगा, एक रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन होता है। आजकल वो नहीं आते क्या, एक तो क्या नाम है उनका, एक बार बंद कर दो माइक, एक अंशुल है और माइक बंद कर दीजिए, कौन चला है? धीरज आपका माइक बंद कर दो। हाँ अंशुल है ना, अंशुल है और जुबेर है, ये नहीं आते, ये कहाँ गए आजकल? चले कोई नहीं, आगे चलते हैं। हाँ मैं बात कर रहा था कैपिटल डी और स्मॉल डी में जो क्या अंतर है। कैपिटल डी एक प्रकार का नामकरण पद्धति है, दिस इज द नोमेनक्लेचर सिस्टम, और ये एक प्रकार का रिलेटिव है। और रिलेटिव नामकरण, रिलेटिव मतलब उसका किसी से अपेक्षित क्या जाता है, निरपेक्ष नहीं है, ठीक है ना। किसी को देख करके लगाया जाता है कि एक जैसे कि क्लास में कौन सबसे लंबा है, ठीक है ना, उस लंबे के कंपैरिजन करके बताया गया, इससे तुलना में वो छोटा है, इसकी तुलना में वो और छोटा है, ये चीज बताई जाती है, ठीक है। तो इस तरह से अपना जो है एक रिलेटिव नोमेनक्लेचर दिया गया। रोजनहॉफ ने 1906 में 1906 के अंदर ये केवल कार्बोहाइड्रेट्स और अमीनो एसिड के लिए दिया गया था, ठीक है ना, क्योंकि उसके अंदर क्या पाए गए थे कि एक H और OH हॉरिजॉन्टल लाइन पर फिशर ने बड़े अच्छे से समझा दिया था कि जो H और OH होंगे वो तो हॉरिजॉन्टल लाइन पर होंगे, और जो हाईली ऑक्सीडाइज जो कंपाउंड या ग्रुप या फंक्शनल ग्रुप्स होंगे वो सारे सारे कहाँ होंगे, टॉप पर होंगे। ये प्रकार का रिप्रेजेंटेशन था 3D मॉलिक्यूल का वर्टिकल हॉरिजॉन्टल लाइन के थ्रू, ठीक है ना। तो इस तरह से अपन क्या देखना चाह रहे हैं कि अपन ने जो बात करी, वो बात करने के बाद में ये पता चला कि फिशर ने जो बताया था वो प्रेजेंटेशन हो गया। तो कहा कि अब इसका नामकरण कैसे किया जाए कि ये बताया जाए कि ये कंपाउंड जो है वो दूसरे कंपाउंड से अलग है। यानी एक OH अगर राइट हैंड साइड है लेकिन किसी कंपाउंड में एक OH लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगा, तो उससे उसकी विन्यास में क्या अंतर आएगा, उस विन्यास को बताने के लिए रोजनहॉफ ने 1906 के अंदर एक मानक या नामकरण पद्धति दी, जो इसमें उन्होंने एक मानक माना, जैसे अभी दीपिका ने बताया ग्लिसरैल्डिहाइड, ठीक है ना। ग्लिसरैल्डिहाइड को एक मानक मानते हुए आगे बढ़े, और मानक मानते, क्योंकि अपन इसको रिवीजन कर रहे हैं, जस्ट अपन पढ़ चुके हैं एक बार, और दूसरा रिवीजन कर लेते हैं। तो ग्लिसरैल्डिहाइड का फॉर्मूला ये होता है, अपन दिख रहा है सामने सबको, ठीक है ना, सामने सबको दिख रहा है, दिस इज द ग्लिसरैल्डिहाइड है। और इस ग्लिसरैल्डिहाइड के अंदर देखिए OH आपको राइट हैंड साइड है, H कहाँ है, लेफ्ट हैंड साइड। यदि OH हमारा राइट हैंड साइड होता है तो रोजनहॉफ ने कहा कि इसे हम डीग्लिसरैल्डिहाइड कहेंगे, ठीक है। प्लस माइनस से कोई लेना नहीं है, प्लस माइनस एक अलग चीज है। इन्होंने सिर्फ ये बताया कि लेफ्ट हैंड साइड है या राइट हैंड साइड है, तो राइट हैंड साइड होगा तो डीग्लिसरैल्डिहाइड, और इससे रिलेटेड जो भी कंपाउंड होंगे उसे हम कहा गया डी सीरीज का नाम लिया गया है, ठीक है, डी सीरीज। इसी प्रकार से यदि हम बात करें अगर वो लेफ्ट हैंड साइड होगा तो उसे क्या नाम दिया गया, एल सीरीज का नाम दिया गया, एल ग्लिसरैल्डिहाइड का नाम दिया गया। There is no relation between the plus and minus, there is no relation between the capital D and small d, capital L and small l, ठीक है। आगे चले, वजह तुम कहाँ चले गए थे भाई, चलो आगे आप, ठीक है। हम बात कर रहे थे कि आगे जो देखना चाह रहे हैं कि इसी प्रकार से यदि कोई कंपाउंड इस तरह से है जिसमें कि H और OH की बजाय कोई दूसरा कंपाउंड पाया जाता है, ठीक है ना,
कैपिटल डी और कैपिटल एल के बारे में देख लिया अपन ने। दिस इज द नेचर है, तो स्मॉल डी और स्मॉल एल, दिस इज द नेचर ऑफ द कंपाउंड। ये इसकी प्रकृति है कि वो प्लेन ऑफ पोलराइज लाइट को डेक्स्ट्रो रोटेट करेगी या लीवो रोटेट करेगी, दक्षिणावर्त घूर्णन करेगी या फिर वामावर्त घूर्णन करेगी, क्लॉकवाइज रोटेट करेगी या फिर एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगी। दिस इज द नेचर ऑफ द कंपाउंड। वो उसके वाइब्रेशन के अकॉर्डिंग, उसके नेचर के अकॉर्डिंग वो डिसाइडेड होता है। लेकिन कैपिटल डी और कैपिटल एल को हम मैन्युअली स्ट्रक्चर देख कर डिसाइड करते हैं। उसमें अगर OH आपका राइट हैंड साइड आता है तो कैपिटल डी, अगर लेफ्ट हैंड साइड आता है कैपिटल एल के नाम से, एल प्लस एलरीन के नाम से और एल माइनस फिनाइलरीन के नाम से। देखिए तो इसमें क्या कहा गया है, देखो कि NH2 जो अगर राइट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड है, तो क्या कहा गया, एलरीन कहा गया। दिख रहा है आपको? इसमें क्वेश्चन क्या बनेगा कि अगर NH2 हमारा इधर है और OH तो हमारा राइट हैंड साइड ही है, तो हमें क्या बोलना चाहिए था, डी एलरीन बोलना चाहिए था ना दीपिका? क्या बोलना चाहिए था? यस, डी। डी बोला, लेकिन अपन ने क्या बोला इसको, एल एल। इसका कोई कारण बताएगा? देखिए कारण ये है कि जितने भी अमीनो एसिड्स होते हैं और ये उनमें क्या होता है कि अपने जितने भी फंक्शन होते हैं या DNA या जो भी है RNA है, उनमें मेन सबसे अधिक कंपाउंड कौन सा होता है या सबसे अधिक वैल्यू किसकी होती है, नाइट्रोजन कंपाउंड, नाइट्रोजन की, ठीक है ना। तो उसकी प्राथमिकता एमिनो एसिड्स के अंदर ज्यादा दी गई है, इसलिए उसका NH2 को OH की तुलना में ज्यादा प्रेफरेंस, ज्यादा रिलेटिव माना है, इसलिए उसका नाम एलरीन रखा है। लेकिन यही चीज यदि अगर बाहर होती तो हमें जो है देखने को मिलती इस प्रकार से, ठीक है ना। देख रहे हैं अपन कि जो मिल रहा है वो, इस पे एग्जाम्पल और देखिए कि अब क्या कारण रहा कि डी और एल जो है वो कंप्लीटली अपन ने क्या कर दिया, ड्रॉप कर दिया, ठीक है ना। केवल हम कार्बोहाइड्रेट्स और अमीनो एसिड के लिए ही पढ़ते हैं और दूसरे कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स उसके लिए नहीं पढ़ते। क्या ड्रॉबैक था? ये ड्रॉबैक था कि सभी कंपाउंड के अंदर H और OH की जैसी पॉसिबिलिटी हो, NH2 जैसी पॉसिबिलिटी हो, ये संभव नहीं है, ठीक है ना। ये संभव नहीं है, इसलिए जो है ये देखा गया कि एक नया नाम नोमेनक्लेचर दिया जाएगा जो कि सभी कंपाउंड के लिए, सभी कायल सेंटर वाले कंपाउंड के लिए, सभी स्टीरियो केमिस्ट्री कंपाउंड के लिए, रिलेटेड कंपाउंड के लिए वो सार्वभौमिक रूप से, यूनिवर्सल रूप से एप्लीकेबल हो, और उसे हम यहाँ बैठ के पढ़े या फिर आपके घर पे पढ़े या फिर किसी दूसरी यूनिवर्सिटी में पढ़े या दूसरी कंट्री में पढ़े, वो सभी के लिए क्या हो, एक कॉमन आपका नोमेनक्लेचर हो, एक IUPAC का जो फॉलो कर रहे हैं वो सबके लिए क्या हो, एक बिल्कुल ही सिमिलर हो, यूनिवर्सल रूप से एप्लीकेबल हो, और वो सिस्टम जो है वो सिस्टम सभी के लिए एक समान हो। तो उसके लिए क्या क्या कि काहन ने 1956 में और इनगोल्ड और प्रीलोग ने फिर बाद में और 10 साल के बाद में और उसको इंट्रोड्यूस किया, इन्वॉल्व किया और डेवलप किया। तो एक प्रकार का एक नया नोमेनक्लेचर डेवलप होकर आया, उसे कहते हैं क्या, एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन, एब्सोल्यूट नोमेनक्लेचर, जो कि बिल्कुल निरपेक्ष है, एब्सोल्यूट है, जिसमें कि किसी प्रकार का कोई आपन नीमेक्स नहीं निकाल सकते। और इन तीनों साइंटिस्टों के सम्मान के लिए उन्हें क्या कहा गया, कोहन इनगोल्ड प्रीलोग प्रिंसिपल, कोहन इनगोल्ड प्रीलोग नोमेनक्लेचर, CIP नोमेनक्लेचर के नाम से नवाजा गया, ठीक है। तो ये नोमेनक्लेचर जो है वो 2 स्टेप में फॉलो होता है, आपने पढ़ा होगा, पहले भी पढ़ रखा है, एक बार दोबारा से चलिए रिवीजन करवा देता हूँ आपका, और आपको लगेगा कि हाँ भाई इस चीज को अपन को फॉलो करना चाहिए। अपन जानते हैं कायल सेंटर जो है 4 इसकी वैलेंसीज होती है, 4 लिगेंड्स होते हैं, 4 लिगेंड्स क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं, ऑल द लिगेंड्स अटैच्ड विद द कायल सेंटर आर डिफरेंट, दैट इज कॉल्ड
chiral center या chiral molecule. In this molecule, the 4 ligands and 4 valencies are decided its priority according to sequence rule. अनुक्रम नियम के अनुसार उन चारों वैलेंसीज को चारों जो इस प्रकार से जुड़े हुए हैं उन सभी में जो है हम क्या करेंगे कि उस चीज को अपन लेके चलेंगे और चारों वैलेंसीज के साथ में जो भी जुड़े हुए हैं उन सभी की प्रायोरिटी जो है उसको डिसाइड करनी पड़ेगी किसके अनुसार, सीक्वेंस रूल के अकॉर्डिंग. After the assignment of the priorities of the ligands, the group of lowest priority is directly away from the observer. I repeat again that the lowest priority group is always away from the observer. ठीक है? तो and that condition कि the lowest priority group always attached या assigned on the vertical line in feature representation. ठीक है, तो फीचर रिप्रेजेंटेशन के जो भी लोवेस्ट प्रायोरिटी ग्रुप होगा वो हमेशा वर्टिकल लाइन पे आएगा, हॉरिजॉन्टल लाइन पे नहीं आएगा. ठीक है, और जैसे कि फॉर एग्जांपल अपन लेते हैं 2 स्टेप देख ली. पहले क्या करेंगे, उसका प्रायोरिटी डिसाइड करेंगे. प्रायोरिटी डिसाइड करने के बाद उसका असाइनमेंट करेंगे, यानी नंबरिंग करेंगे किसकी प्रायोरिटी ज्यादा है. यदि प्रायोरिटी ज्यादा जिसकी है वो प्रायोरिटी डिसाइड होने के बाद, नंबरिंग डिसाइड होने के बाद में हम क्या करेंगे, उसको देखेंगे कि वो नंबरिंग डिसाइड हुई है, वो असाइनमेंट डिसाइड हुआ है, वो क्लॉकवाइज गया है या एंटी क्लॉकवाइज गया है. इफ द प्रायोरिटी, इफ द नंबरिंग या इफ द असाइनमेंट आर goes to in clockwise, there is called R configuration, R form. The R is called rectus. This is the Latin word. बोलते हैं rectus है. rectus का मतलब होता है right. ठीक है, और if the anti clockwise is called S. S एक Latin word है जिसका मतलब sinister. Sinister मतलब left. ओके, चलिए आगे. फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने मान दिया ए बी सी डी है, तो ए बी सी डी में ए इज प्रायोरिटी फर्स्ट एंड बी के बाद में सी के बाद में डी. ठीक है ना, इस प्रकार से ए बी सी डी को प्रायोरिटी हमने डिसाइड कर दिया. आप देखने को देख लीजिए कि मैंने क्या किया, ए को फर्स्ट प्रायोरिटी मानी है और अपने जो बी है उसको मैंने जो प्रायोरिटी जो दी है वो इस प्रकार. ये देखिए क्या है, दिस द प्रायोरिटी ए इज द फर्स्ट है, फिर बी है मान लीजिए, कोई अभी मैंने कोई अटैचमेंट नहीं किया है, इसके बाद में क्या है, सी है, फिर डी है. इस प्रकार से प्रायोरिटी डिसाइड होने के बाद में आप क्या करोगे, पहले फ्लाइंग को फीचर में कन्वर्ट करोगे. कन्वर्ट करने के बाद में डी जो देखिए, स्मॉल डी जो है वो लोएस्ट प्रायोरिटी का है, वो सबसे नीचे आ रहा है और ये रहना चाहिए वर्टिकल लाइन पे, लोएस्ट प्रायोरिटी रहनी चाहिए, ये नियम है. इसके बाद में अपन क्या करेंगे, ए से बी जाएंगे, बी से सी जाएंगे, तो फिर क्या मिलता है, क्लॉकवाइज मिल रहा है. तो क्लॉकवाइज मिलने के बाद में इसका नाम क्या आ जाएगा, आर कॉन्फ़िगरेशन, आर फॉर्म, आर अवस्था हमें देखने को मिल रही है. ठीक है, इसी तरह से यदि हम चलते हैं कि एंटी क्लॉकवाइज मिलता है, इस ग्रुप इज एंटी क्लॉकवाइज, तो क्या मिलता है उसको, एस कॉन्फ़िगरेशन, सिनिस्टर, एस फॉर्म बोलेंगे उसको, एंटी क्लॉकवाइज हमें मिलता है. मान लीजिए कोई भी ऐसा ग्रुप है जो लोएस्ट प्रायोरिटी जिसकी आ रही है और वो कहाँ है, हॉरिजॉन्टल लाइन पे है. खास बात है, यहाँ तक ही पढ़ेंगे अपन आज कि जो लोएस्ट प्रायोरिटी का ग्रुप हॉरिजॉन्टल लाइन पर है तो हमें उसे, हमने जो नियम पढ़े थे इसमें कि इक्विवेलेंट कंपाउंड, इक्विवेलेंट कॉन्फ़िगरेशन मिलता है, या तो उसको 180 डिग्री पर रोटेट कीजिए या उसमें 2 इवन चेंज कीजिए. ठीक है ना, या फिर एक को कांस्टेंट मान के 3 को क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज चेंज किए तो हमें क्या मिलता है, इवन चेंज मिलता है, या फिर सेम इक्विवेलेंट कंपाउंड मिलता है, सेम इक्विवेलेंट स्टीरियो कंपाउंड मिलता है. तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करते हैं, उसका आर होगा तो आर ही बन जाता है. इसी प्रकार से लोएस्ट प्रायोरिटी वाला ग्रुप कहाँ देखने को मिल रहा है आपको, हॉरिजॉन्टल लाइन में मिल रहा है. तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन में होने के कारण हमें क्या करना पड़ेगा, 2 इसमें इवन चेंज करने पड़ेंगे, क्योंकि हॉरिजॉन्टल लाइन हमेशा उसको दर्शाती है जो कि आपके वीवर के साइड में है. लेकिन लोएस्ट प्रायोरिटी वाला ग्रुप हमेशा ये माना गया है इस नियम आरएस नोमेनक्लेचर के अंदर कि वो हमेशा कहाँ आना चाहिए, वर्टिकल लाइन पे आना चाहिए. इसलिए जो है, इसलिए लोएस्ट प्रायोरिटी को 2 इवन चेंज के द्वारा वर्टिकल लाइन पे रखा गया है.
ठीक है, ये वर्टिकल लाइन टर्म है, ठीक है ना। ठीक है दीपिका या वजह तो Yes, लोएस्ट sir. प्रायोरिटी ग्रुप पे Sir. आ रहा है, तो लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप रख दिया है। हमेशा आपको अगर लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप हॉरिजॉन्टल मिले तो लोएस्ट पर रखना ही है 2 इवन चेंज के द्वारा, ठीक है। अब देखिए इस पे अगर हम देखते हैं प्रायोरिटी क्लॉकवाइज मिल रही है तो क्या मिलेगी इसकी एस आर फॉर्म, आर अवस्था, आर कॉन्फ़िगरेशन मिल रहा है, तो इस प्रकार से हम आर एस नोमेनक्लेचर दे सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए मैं आज इतना ही करूंगा, कल इसको अपन एग्जाम्पल लेंगे और कल इस आर एस नोमेनक्लेचर खत्म कर दूंगा, और ये आर एस नोमेनक्लेचर जो है नेट में एग्जाम पूछे गए हैं उसको अपन यहाँ पे कोऑर्डिनेट करेंगे, डिस्कस करेंगे कि किस प्रकार से कि नेट के अंदर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, किस प्रकार से आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर दिया जाता है, जिसका आईयूपीएससी देना पड़ेगा आपको, साथ में आर और एस डिसाइड करना पड़ता है, ठीक है। थैंक यू सो मच।